हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। इससे पहले हमने आपके लिए 3 और प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बच्चे, आपको हम हर एक लेवल के क्वेश्चंस देते हैं। इससे 2 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, उसमें भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, इसमें भी आपको कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और फिर नेक्स्ट जो आपको प्रैक्टिस सेट 5 और 6 करवाया जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा लो लेवल के क्वेश्चंस यानी थोड़ा सा ईजी क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, सभी टाइप के क्वेश्चंस, मिक्सअप क्वेश्चंस हम देते रहते हैं आपको, ताकि क्या हो, आपको अच्छे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो सके और आपके नॉर्मल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन का समय नज़दीक आ चुका है, तो बच्चे सभी लोग, सॉरी बच्चे साउंड के लिए, तो आपके एग्जामिनेशन का समय नज़दीक आ चुका है, तो सभी लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, रात दिन मेहनत कीजिए, ताकि आपके एग्जामिनेशन में अच्छे रिजल्ट आ सके। यही टाइम है, आप जितना रिवाइज कीजिएगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइएगा, जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, यह हेल्प करेगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका कि इफ़ देयर आर एन कैपेसिटर, कहा जा रहा है कि इफ़ देयर आर, अगर एन कैपेसिटर्स इन पैरेलल, आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं टू अ वोल्टेज सोर्स भी, यानी किसी भी वोल्टेज के सोर्स से, देन द एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, तो आपको इसमें टोटल एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा। कहा जा रहा है आपको कि यदि आपके वी वोल्ट सोर्स से एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपको टोटल एनर्जी स्टोर कितना होगा। देखिए, कहने का मतलब है सिंपली कि जैसे ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका कैपेसिटर जो कि पैरेलल में स्टोर्स है, क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐसे कितने एन नंबर तक हैं, और ये क्या है, एक आपके वी वोल्टेज वाले पोटेंशियल से सभी आपस में कनेक्ट है। देखिए, ये सभी कनेक्ट हो गए, ये क्या है, वी वोल्टेज का पोटेंशियल, और इससे क्या है, सभी कैपेसिटर आपके कनेक्टेड है। तो आपको कहा जा रहा है कि टोटल एनर्जी कितना इसमें स्टोर होगा, ई टोटल। ठीक है, ई टोटल कितना स्टोर होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानने की यहाँ पे ज़रूरत है कि अगर आपको सिंगल कैपेसिटर दिया रहता और वहाँ पे पूछता कि किसी भी वोल्टेज के सोर्स से इसमें टोटल एनर्जी कितना स्टोर होता है सिंगल कैपेसिटर में, तो वो होता है आपका हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे सी क्या है, आपका कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटर का यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, और भी क्या है, उसके वोल्टेज है। ठीक है, तो आपको पता है कि हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर होता है, तो एन कैपेसिटर है ऐसे ऐसे। तो हम क्या करते हैं कि आपके जो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट लेंगे, यानी जो टोटल एनर्जी होगा हमारा इस कंडीशन में, ई नेट जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ सी नेट इंटू वी का स्क्वायर। हाफ ऑफ सी नेट, सी नेट कहने का मतलब टोटल कैपेसिटर, यानी सभी कैपेसिटर के टोटल कैपेसिटेंस। तो आपको पता होगा बच्चे, क्या पता होगा कि हमारे जो भी कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगे हो, अगर जो भी कैपेसिटर हमारे अगर पैरेलल में लगे हो, तो उनका सी नेट होता है, क्या चीज़ होता है, सी नेट बच्चे C1 प्लस C2 अप टू कहाँ तक, CN तक, यानी जितने लगे हो उन सभी के सम के बराबर। तो सी नेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, सभी कैपेसिटर जिनके सी कैपेसिटेंस है, तो ऐसे एन है तो कितना हो गया, एन इंटू सी हो गया, सी प्लस सी प्लस सी प्लस अप टू एन टाइम्स तक, तो कितना हो गया, एन इंटू सी हो गया। तो सी नेट कितना पता चला हमें, सी नेट हमें पता चला एन सी। ठीक है, तो इसे मिटा देंगे। ठीक है, तो अब हमारा ई टोटल कितना हो जाएगा, इसके लिए ई टोटल हो जाएगा बच्चे हाफ ऑफ सी नेट इंटू वी स्क्वायर, यानी सिंगल कैपेसिटर के लिए हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर था, तो इतने कैपेसिटर के लिए क्या हो गया, एन सी हो गया, तो क्या हो गया, हाफ ऑफ एन इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। ई नेट का वैल्यू में पता चल गया, हाफ ऑफ एन इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। तो ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सिंपल हम एक लाइन में आपको बता के जा सकते थे बच्चे कि हाफ ऑफ एन सी वी स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, लेकिन आखिर ये आया कैसे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर ये हम आपको बता देंगे, ये आप सीख लीजिएगा कैसे सॉल्व करना है इसे, तो आपको जब एग्जामिनेशन में डिफरेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे अगर, तो आप उसको बना पाइएगा। ठीक है, सिंपली हमारा एक ही मकसद होता है बच्चे, आपको हम हमेशा शुरू से बोलते हैं कि बच्चे कंसेप्ट को सीखिए, क्वेश्चंस को रटिए नहीं। कोई टीचर्स आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता है, ना कि क्वेश्चंस रटवाता है। देखिए, क्वेश्चन रट के जाइएगा तो आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा ही होगा, लेकिन क्वेश्चंस को सीख कर जाइएगा, कंसेप्ट को सीख कर जाइएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा वहाँ पे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रेशर ऑफ गैस कंटेन इन ए क्लोज वेसल इज इंक्रीज बाई 0.4%। कहा जा रहा है कि किसी क्लोज वेसल में जो प्रेशर है हमारा, वो 0.4% ही इंक्रीज कर जाता है जब हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं 1 डिग्री केल्विन के, यानी 1 डिग्री जैसे ही केल्विन के द्वारा हीट करते हैं, यानी 1 डिग्री केल्विन जैसे ही उसका टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो हमारा प्रेशर जो होता है किसी क्लोज वेसल में, वो 0.4% ही इंक्रीज कर जाता है। तो आपको बताना है कि इनिशियल टेम्परेचर आखिर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ क्लोज वेसल की बात हो रही है, तो कुछ कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा बच्चे कि क्लोज वेसल की बात हो रही है। ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर, आपके जो भी आपके चैप्टर पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, आपको जो पढ़ना होता है बच्चे,
तो बच्चे तो क्या होता है क्लोज वेसल, हम क्या पढ़ रहे थे कि जो आपने जो थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा, तो थर्मोडायनामिक्स में आपको गैसेस लॉ के बारे में भी पढ़ाया जाता है, तो उस गैसेस लॉ से ये क्वेश्चन है सिंपली। तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि किसी क्लोज वेसल में आपको अगर हम 1% से उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं किसी गैसेस के, तो हमारा जो प्रेशर है वो 0.4% से इंक्रीज हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा। तो क्लोज वेसल की जहाँ पे बात हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स को। क्लोज वेसल के कंडीशंस में, क्लोज वेसल के कंडीशन से बच्चे आपके जो वॉल्यूम होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता होगा, आइडियल गैस इक्वेशन, ये आपको काइनेमेटिक्स में जब आप पढ़े होंगे गैसेस लॉ, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा ये सभी चीज़। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे इस सब चीज़ को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आइडियल गैस का इक्वेशन होता है PV इक्वल टू NRT। ठीक है, होता है क्या होता है बच्चे, PV इक्वल टू NRT होता है। और यहाँ पे हमारा जब भी कांस्टेंट है और N क्या होता है, मोल्स होते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट ही होते हैं। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो हमारा P क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि P1/T1 बच्चे, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा होगा इस सभी चीज़ों को जो हम आपको सिखा रहे हैं। तो P1/T1 इक्वल टू P2/T2। देखिए हम सिंपली यहाँ से रिलेशन यूज कर सकते थे, लेकिन हम आपको सिंपल यहाँ ये सभी चीज़ों को बताए हैं ताकि क्या हो, ये कंसेप्ट भी आप इसको सीखते चले। तो चलिए यहाँ पे हम लगाएंगे आप जो भी हमारे कंडीशंस को दिए गए हैं, पहले का टेम्परेचर, पहले का प्रेशर और बाद का प्रेशर। ठीक है, तो पहले का प्रेशर कितना है बच्चे, पहले का प्रेशर अगर हमारा P होगा, P1 है, तो बाद का प्रेशर हमारा कितना होगा, मान लेते हैं पहले का प्रेशर P1 है और पहले का टेम्परेचर कितना है बच्चे, T1 है, तो बाद का प्रेशर कितना हो जाएगा, 0.4% से इंक्रीज कर जा रहा है। तो 0.4% से इंक्रीज कर जाएगा, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा P2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.4%। यानी कहने का मतलब है, एक सेकेंड बच्चे रुक जाइए, हमारा जो बाद का प्रेशर होगा बच्चे, वो बाद का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, 100 प्लस 0.04 इंटू ब्रैकेट में क्या होगा बच्चे, P1। क्या होगा, P1। जैसे मतलब शुरू का हमारा प्रेशर अगर 100 P1 होगा, परसेंटेज में अगर लिख रहे हैं हम, तो बाद का कितना होगा, 0.04 इंटू प्लस कर देंगे उसमें। क्या क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि इतना परसेंट हमारा इंक्रीज कर जा रहा है। तो इसको परसेंटेज को हम क्या करेंगे, नंबर में चेंज करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, ठीक है, वही हमने किया है यहाँ पे। तो चलिए ये हमने कर दिया इसको। तो हमारा बाद का प्रेशर कितना निकल गया बच्चे, हमारा बाद का जो प्रेशर निकल गया वो निकला 1.004 इंटू P1। ठीक है, चलिए यहाँ पे P2 में डाल देते हैं, 1.004 इंटू P1 अपॉन क्या है, 1.004 इंटू P1 अपॉन क्या है, T2 की बात करेंगे तो T2 का वैल्यू क्या होगा, तो कहा जा रहा है कि सिंपली जब हम उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री क्या कर रहे हैं, 1 केल्विन से इंक्रीज कर दे रहे हैं, या फिर 1 केल्विन से इंक्रीज कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 केल्विन हो या फिर 1 डिग्री सेल्सियस हो, आप दोनों कंडीशंस में इसी को सेम टू सेम फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि आपके जब इंक्रीमेंट की बात होती है तो केल्विन और सेल्सियस स्केल में इंक्रीमेंट सेम ही होता है। क्या होता है बच्चे, सेम ही होता है इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, टेम्परेचर T1+1 हो जाएगा। ठीक है, T1+1 हो जाएगा। तो बस सिंपली अब बस कैलकुलेशन करना है। तो ये आपका हो गया T1+1 और ये क्या हो गया बच्चे आपका 1.004 इंटू T1। ठीक है, तो इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 0.004 इंटू T1। तो T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/0.004, और इसे जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा बच्चे 250 केल्विन। आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो कितना हो गया बच्चे, 250 केल्विन। और ये आंसर हमेशा याद रखिएगा, केल्विन में लिखिएगा, ना कि सेल्सियस में लिख दीजिएगा। ठीक है, भले आपको यहाँ पे बच्चे, कहाँ पे बच्चे, भले आपको यहाँ पे अगर 1 डिग्री सेल्सियस से भी इंक्रीज करने के लिए कहा था तो सेम फार्मूला लगाते हैं आप, आंसर ये जो आता है आप उसको केल्विन में ही लिखते हैं, फिर सेल्सियस में नहीं लिखते। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जो हमारा इंक्रीमेंट इन डिग्री सेल्सियस और इंक्रीमेंट इन डिग्री केल्विन जो होता है, केल्विन में डिग्री नहीं लगता एक्चुअल में, इंक्रीमेंट इन डिग्री सेल्सियस और इंक्रीमेंट इन जो केल्विन स्केल होता है वो बच्चे क्या होता है, सेम ही होता है। कभी भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करती है तो किया जाता है, तो जितने इंक्रीमेंट केल्विन स्केल में इंक्रीज करते हैं उतने ही इंक्रीमेंट आपके सेल्सियस स्केल में भी होते हैं। इस कारण से हम क्या करते हैं, ये दोनों अगर यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस भी लिखा रहता है और 1 केल्विन भी लिखा रहता है, दोनों कंडीशंस में आपके आंसर सेम ही आते हैं। तो आंसर क्या होगा, 250 केल्विन। याद रखिएगा 250 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखिएगा, क्योंकि PV इक्वल टू NRT में जो बच्चे ये आइडियल गैस इक्वेशन होते हैं, इसमें टेम्परेचर का वैल्यू जो होता है वो हम केल्विन में लेते हैं। कैसे में लेते हैं बच्चे, केल्विन में लेते हैं। तो आंसर क्या होगा, केल्विन में ही आएगा। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये हम आपको एक कंसेप्ट जो दिए हैं बच्चे, इससे बहुत सारे डिवाइटी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको सिंपल ये फार्मूला पूछ लेगा एग्जामिनेशन में, या फिर कुछ
आपसे पूछ लेगा बताइए कि क्लोज वेसल में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है या फिर क्या कांस्टेंट रहता है, तो कुछ भी छोटे छोटे चीज़ पूछे जा सकते हैं। तो आपको एकदम ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से सुनते चलिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मच वर्क टू बी डन in decreasing the volume of ideal gas by an amount of 0.4 into 10 to the power minus 4 meter cube at normal temperature and constant normal pressure of 1 into 10 to the power 5 मीटर पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये है आपका 1 इंटू 10 टू द पावर 5 लिखा गया है, ठीक है। चलिए इसको सुधार लीजिएगा। और ये क्या है आपका बच्चे, ये है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4, ओके, -4। चलिए कहा जा रहा है, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि वर्क डन आपको बताने हैं कि आइडियल गैस को, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इतने डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस बाय अमाउंट, कितना बच्चे, उसके वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं, इतने से डिक्रीज कर रहे हैं, और हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर, किसी नॉर्मल टेम्परेचर पे और कांस्टेंट नॉर्मल प्रेशर पे, यानी उसका प्रेशर दिया जा रहा है कितना, 1 इंटू 10 टू द पावर 5। तो आपको वॉल्यूम कितना दिया जा रहा है, वॉल्यूम दिया जा रहा है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब, और प्रेशर कितना जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है बच्चे, ये आप एक्चुअल में डेल्टा वी है। डेल्टा वी क्यों है, डेल्टा वी इसके लिए है क्योंकि कहा जा रहा है कि डिक्रीजिंग यानी डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में घटाव। तो हमेशा स्वाभाविक है कि घटना और बढ़ना तो क्या होगा, हमेशा चेंज को ही बताएगा हमें, पहले से और बाद में का चेंजिंग ही बताएगा हमें, घटना और बढ़ना। तो ये इसके लिए हम डेल्टा वी लिखेंगे, ठीक है। और कांस्टेंट नॉर्मल प्रेशर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर 5, ये क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वर्क डन का फॉर्मूला होता है P इंटू डी वी। आपको याद रखना है कि वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी। अगर यहीं पे अगर कह देता बच्चे क्वेश्चन में कि आपका जो चेंज इन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम क्या है, हमारा क्या है, इंक्रीमेंट इन डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम क्या है, हमारा 0 है, यानी डेल्टा वी 0 हो गया। या फिर यह कह देता है कि हमारा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट और डेल्टा वी अगर 0 रहे, तो इन दोनों कंडीशंस में हमारा वर्क डन कितना आएगा बच्चे, वर्क डन आएगा 0। क्या आएगा बच्चे, 0 आएगा, क्योंकि ये हमारा क्वांटिटी ही 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा 0 ऐसा नहीं है, तो कैसे वर्क डन निकालेंगे, तो चलिए देख लेते हैं कैसे वर्क डन को निकालेंगे। यहाँ पे तो हमारा वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्रेशर है हमारा 1 इंटू 10 टू द पावर 5, वॉल्यूम डेल्टा वी कितना दे रहा है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, 2.4, और ये क्या हो गया, इंटू 10 हो गया, ये पॉइंट से कट गया, ये कितना होगा, 24 जूल। चलिए पीला वाला कलर से लिख दे रहे हैं तो शायद नहीं दिख रहा होगा कहीं, 24 जूल, ठीक है। वर्क डन कितना हो गया, W इक्वल टू 24 जूल। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सीख लिया आपने कैसे बनाना है, सिंपल लॉजिक है। जो क्वेश्चंस जैसे जैसे सिखाया जा रहा है वैसे से ध्यानपूर्वक सुनते चलिए और अपने दिमाग में सेट करते चलिए, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, लेकिन अच्छे से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, स्किप करके नहीं देखिए इसको, ठीक है। देखिए बच्चे कहाँ पे सीख नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं बच्चे, वीडियो को बढ़ा के देखते हैं, और वो क्या होता है, उन्हें ये घटा करता है। वीडियो को बढ़ा के नहीं देखिए, जो भी देखना है तो आप सिंपल देखिए, आप इसकी स्पीड को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, लेकिन कभी वीडियो को ऐसे से डबल टैप करके आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड आप बढ़ा के देखते हैं, वो आपको काफ़ी फायदा नहीं करेगा, ठीक है, याद रखिए हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 पार्टिकल ए एंड बी आर इनिशियली एट रेस्ट। 2 पार्टिकल जो है हमारे ए है और बी है, जो कि क्या है, इनिशियली क्या है, रेस्ट में, यानी v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, दोनों की वेलोसिटी 0 है। एट द रेस्ट मूव टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे अंडर ए म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के समय, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो दोनों आपस में मूव करेंगे। याद रखिएगा, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो दोनों क्या करेंगे बच्चे, आपस में मूव करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कहा जा रहा है एट द इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ, यानी व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज v, इसका स्पीड अगर कुछ समय बाद क्या होता है बच्चे, इसका स्पीड, ए का स्पीड v हो जाता है और b का स्पीड 2v हो जाता है, तो आपको कहा जा रहा है देन द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो सेंटर ऑफ पूरे सिस्टम के, इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का स्पीड क्या होगा, यानी vcm का स्पीड क्या होगा, इस पूरे सेंटर ऑफ मास के vcm का स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चे कि जब हमारे दोनों सिस्टम, दोनों पार्टिकल, यानी बॉडी ए और बॉडी बी, दोनों बॉडी क्या है, यहाँ पे शुरुआती में इनिशियली, ये क्या है, इनिशियल है, ये इनिशियल है, ये क्या है, हमारा फाइनल कंडीशन है। तो ये हमारा, ये क्या है, फाइनल कंडीशन है। फाइनल क्या है, समझ सकते हैं, ये क्या है, किसी इंस्टेंट पे बताया जा रहा है, तो हमारे लिए ये अभी फाइनल हो गया, ठीक है। और ये क्या है, हमारे लिए इनिशियल हो गया। तो इनिशियल कंडीशन पे हमारा दिया जा रहा है कि दोनों बॉडीज़ के मास जो है वो, दोनों बॉडीज़ के वेलोसिटी जो है वो क्या है बच्चे, रेस्ट में, यानी दोनों बॉडीज़ के वेलोसिटी 0 है। तो जब वेलोसिटी 0 होगा तो उनके मोमेंटम, यानी सेंटर ऑफ मास के, यानी एम सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो भी 0 होगा। कैसे 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वेलोसिटी ही नहीं है। तो एम सेंटर ऑफ मास एक्चुअल होता क्या है, एम सेंटर ऑफ मास होता है बच्चे, एम सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं, मोमेंटम हम लिखते हैं पी सेंटर ऑफ मास, पी को पी से डिनोट करते हैं, तो पी हमारा क्या है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एम इंटू सेंटर ऑफ मास इंटू वी इंटू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी,
आपका मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और मोमेंटम आपका सेंटर ऑफ मास के बताने हैं तो सेंटर ऑफ मास का टोटल मास और आपका और ये जो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी, तो ये दोनों का प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा हमारा पी सेंटर ऑफ मास। तो दिखा जा रहा है यहाँ पे कि दोनों का वेलोसिटी जीरो है, तो मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, मास तो जीरो बच्चे कभी हो नहीं सकता, तो क्या होगा, वेलोसिटी जीरो है यहाँ पे। इस कारण से यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि इसके जब जैसे ही जीरो पुट करेंगे, दोनों बॉडीज़ के वेलोसिटी जीरो हैं, तो दोनों बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी भी जीरो हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चलेगा हमें कि ये हमारा जीरो हो गया क्वांटिटी, तो टोटल हमारा क्वांटिटी क्या हो गया, ये पी सेंटर ऑफ मास भी क्या हो गया बच्चे हमारा, ये भी क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन में हमारा क्या होगा यहाँ पे कि कहा जा रहा है कि अब उनके वेलोसिटी वी है और आपके बी के वेलोसिटी टू भी है। तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा हमारा कि पी सेंटर ऑफ मास यहाँ भी हमारा अभी जीरो ही रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन के अनुसार, अगर इनिशियली मोमेंटम हमारा टोटल सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम जीरो है, तो बाद वाले भी कंडीशंस में हमारे जो मोमेंटम्स ऑफ सेंटर ऑफ मास होंगे, यानी सेंटर ऑफ मास के जो मोमेंटम होंगे, उनका वैल्यू हमेशा जीरो होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, पी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू पता है कि बच्चे आपको एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हमारा मास जो है वो तो कभी जीरो हो नहीं सकता, किसी भी बॉडीज़ के मास, उनके सेंटर ऑफ मास भी कभी जीरो हो नहीं सकते। बॉडी ए और बॉडी बी दोनों के मास कभी जीरो नहीं हो सकते, याद रखिएगा, दोनों बॉडीज़ के मास कभी जीरो नहीं हो सकते। तो जीरो क्या होगा बच्चे, क्या होगा बच्चे, ये जीरो हो सकता है वी सेंटर ऑफ मास, यानी वी सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, हमें मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है, मोमेंटम को कंजर्व रखना है, यानी पहले वाले मोमेंटम को जीरो है हमारा, तो बाद वाले मोमेंटम को भी जीरो ही करना है। तो जीरो कब होगा, मास तो सेंटर ऑफ मास का जो ये जो मास है एम, ये जो हमारा मास है ये टोटल कभी जीरो नहीं हो सकता, मास तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, कभी किसी चीज़ का मास जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, आपको पता होगा ये कंसेप्ट, लेकिन जीरो हो सकता है, हमें इसको जीरो करना है। तो ये जब जीरो नहीं होगा तो बच गया ये हमारा वी सेंटर ऑफ मास, तो इसको तो हम जीरो कर सकते हैं ना। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वी सेंटर ऑफ मास क्या होगा हमारा, बाद वाले कंडीशंस में भी जीरो होगा। तो क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, इसको आप न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल के तौर पर एकदम न्यूमेरिकली बना के कि आखिर ये आया कैसे, तो उसको हम आपको कहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में आपको समझा देंगे, लेकिन उतना डीपली आपको भी जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए होगा कि नहीं सर हमें बता दीजिए, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अगर यहाँ पे बताएंगे तो वीडियो बच्चे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि द अबव फिगर रिप्रेजेंट्स द गेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी उपरोक्त चित्र निम्न में गेट को निरूपित करता है, यानी किस गेट को ये बताता है। ये जो हमारा फोटो है ये हमें किस गेट के बारे में बताता है। ठीक है, अगर ये ए है और ये बी है और ये क्या है आपका वाई है, तो ये हमें किस गेट के बारे में बताता है, आपको पढ़ना है बच्चे, गेट के बारे में पढ़ना है। ये वाला आपका घर वाला गेट नहीं है, ठीक है, ये घर वाला आपका गेट नहीं है जो इसमें आप इंटर करते हैं, वो वाला गेट नहीं है। तो ये आपको बताना है कि जो भी आपके गेट्स को पढ़ने हैं, आपके कहाँ पे पढ़ने बच्चे, ये आपको पढ़ने थे, मॉडर्न में पढ़ने हैं, तो आपको बताना है कि ये कौन सा गेट को हमें बताता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जब आपने जैसे सब पढ़ा होगा तो वहाँ पे इस चीज़ को पढ़ाया गया होगा। तो याद रखिएगा बच्चे कि ये हमें किसके बारे में बच्चे, एंड गेट के बारे में बताता है, ए एन डी, एंड गेट। और एंड गेट का जो वाई होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी होता है। क्या होता है बच्चे, एंड गेट का जो सिंबल होता है वाई इक्वल टू ए डॉट बी होता है। अगर वहीं पे क्वेश्चन इस तरह रहता, इस तरह रहता, दिया रहता है बच्चे, और यहाँ वाई लिखा रहता है, यहाँ ए और यहाँ बी लिखा रहता है, तो आपसे पूछता है कि ये हमें किस गेट के बारे में बताता है, तो ये हमें और गेट के बारे में बताता है। और इसका सिंबल होता है बच्चे ए प्लस बी। क्या होता है बच्चे, ए प्लस बी। ठीक है, ये ए प्लस बी होता है। कुछ और बता दें आपको कि यहीं पे अगर आपको लिखा रहता बच्चे इस तरह से, यहाँ पे जीरो डॉट दिया रहता और यहाँ पे क्या रहता बच्चे, सिंपल, ऐसे नहीं, क्या ऐसे रहता। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ एक्स रहता और यहाँ क्या रहता है, एक्स बार रहता। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें नॉट गेट के बारे में बताता है। क्या बताता है बच्चे, नॉट गेट के बारे में। ठीक है, एक और गेट होता है बच्चे आपके लिए, नंद गेट। तो नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट को हम लिखते हैं बच्चे नॉट प्लस एंड गेट। ठीक है, नॉट प्लस एंड गेट। तो एंड गेट को इस तरह से लिखते हैं, हम तुरंत अभी बताया हमने, एंड गेट को इस तरह से लिखते हैं। और नॉट गेट के लिए क्या करते हैं, ये जो छोटा वाला गोल का है इसको यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए और बी हो गया, और ये क्या हो गया, वाई हो गया। तो वाई इक्वल टू क्या हो गया बच्चे आपका, वाई इक्वल टू क्या हो गया, ए डॉट बी का, देखिए हम वाई इक्वल टू बोल रहे हैं और ए इक्वल टू लिख रहे हैं। ठीक है, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, ए डॉट बी का बार। ओके, क्या हो गया, ए डॉट बी का बार, सॉरी, ए डॉट बी का बार। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये आपका नंद गेट का फॉर्मूला आ गया। तो इन सभी गेट्स को याद कर लीजिए, आपको ये क्या आएगा, बहुत ही काम आएगा। ठीक है, कॉपी में नोट करते चलिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, किसी क्वेश्चन से पूछ सकता है, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हमने जो आपको सिखाया है, तो एक तो आपने ये सिखा दिया हमने क्वेश्चंस में देकर, और सभी को भी बता दिया ताकि क्या हो, किसी से क्वेश्चंस पूछे तो आप उसको बना सके। ठीक है, और नैंड गेट हो गया बच्चे, और एक होता है नॉर गेट। क्या होता है बच्चे,
नॉर गेट। नॉर गेट किसको कहते हैं? ये नॉट प्लस और गेट का कम्बिनेशन होता है। और गेट कैसे लिखते हैं? और गेट को कैसे बनाते हैं बच्चे? और गेट को हम इस तरह बनाते हैं, अभी तुरंत हमने बताया आपको, रुक जाइए थोड़ा सा अच्छे से बना ले। ये हो गया ए और ये हो गया बी, और यहाँ पे गोला सा देंगे, क्यों? ये हमारा और गेट का सिंबल हो गया। देखिए ये और गेट का सिंबल है, और हमें क्या बनाना है? नॉट प्लस और। तो नॉट के लिए क्या करेंगे? गोला देंगे और इसमें डंटा डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वाई। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा वाई इक्वल टू ए प्लस बी का बार। क्या हो गया? ए प्लस बी का बार, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे उसको भी हमने सिखा दिया यहीं पे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। What must be the angle of incident for there to be total internal reflection of ray going from water with NW, यानी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं वाटर के, टू ग्लास विथ NG, ठीक है। कहा जा रहा है कि कितने एंगल ऑफ इंसिडेंट होना चाहिए कि आपको किसी भी, हम क्या कर रहे हैं, किसी ग्लास से हम किसी वाटर की तरफ क्या कर रहे हैं? लाइट को पास कर रहे हैं, ताकि क्या करें? ये लगभग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर दे, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे? कहने का मतलब है कि यहाँ क्या है? वाटर है, और यहाँ क्या है? सॉरी क्या है? गलती कर दी हमने। क्या करें? यहाँ पे ग्लास है। कह रहा है कि व्हाट मस्ट द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अरे गोइंग फ्रॉम वाटर विथ टू ग्लास, यानी वाटर से ग्लास की तरफ जाएगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि कितना हम एंगल दे बच्चे, कितना हम एंगल दे ताकि क्या हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करे। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से लाइट बच्चे पास करवाते हैं, यहाँ से लाइट हम पास करवाते हैं, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए मतलब सरफेस से क्या करें? जस्ट ऐसे कर दे, यानी जस्ट उसके अंदर टकरा के आ जाए, इस टाइप से। तो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसको टकरा के नहीं आने के लिए क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को हम कंडीशंस बनाते हैं कि ये क्या करे? जस्ट इसके सरफेस पे 90 डिग्री बना ले। यहाँ पे क्या करे बच्चे? जस्ट आपके यहाँ पे 90 डिग्री बना ले, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं? हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो और 90 डिग्री बनाने के लिए यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट का फंडा का जो यूज करते हैं बच्चे, वो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? क्रिटिकल एंगल का। तो जब भी आपको कहे क्वेश्चन में याद रखिएगा कि जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर ले, तो आप क्या कीजिएगा? वहाँ पे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगाइएगा। देखिए कैसे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए थीटा क्रिटिकल इक्वल होता है बच्चे, थीटा क्रिटिकल क्या होता है? ये क्रिटिकल एंगल का होता है, जिसे आप थीटा सी भी लिखिएगा, सिंपली थीटा सी लिखिएगा, ठीक है। ये इक्वल होता है बच्चे साइन इनवर्स, क्या होता है बच्चे? साइन इनवर्स एन आर अपॉन एन आई, ठीक है। एन आर अपॉन एन आई, ठीक है। तो एन आर अपॉन एन आई की बात कही जा रही है। तो याद रखिएगा बच्चे कि एन आर जो है हमारा वो रिफ्लेक्टेड है, और आई जो क्या है? इंसिडेंट है। तो ग्लास से हमारा वाटर में जाएगा तो ग्लास हमारा इंसिडेंट होगा। क्या होगा? ग्लास हमारा इंसिडेंट होगा, क्योंकि ग्लास से जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? रिफ्लेक्टेड किससे हो रहा है? हमें वाटर से हो रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड कितना है हमारा? साइन वर्स। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.3 दिया जा रहा है। और आई का यानी जो इंसिडेंट रे हमारा ग्लास है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया जा रहा है? 1.52 दिया जा रहा है, ठीक है। थीटा सी का वैल्यू, ठीक है, क्या दिया जा रहा है? साइन वर्स 1.3 अपॉन 1.52, ओके। तो देखिए इसका जो वैल्यू आएगा, इसको जो आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका थीटा का वैल्यू आएगा, इसका थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 1.064 रेडियन। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना जो वैल्यू है बड़ा थीटा का, इसको तो हम एग्जामिनेशन में सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। तो एकदम सही बात है, आप इसको एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व कर पाइएगा? बिना कैलकुलेटर के इसको एग्जामिनेशन में आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। लेकिन इतना आप जरूर याद रखिए बच्चे कि आपको जब एग्जामिनेशन में देगा तो वो एकदम सिंपल डाटा देगा, ऐसा डाटा देगा कि आप क्या करेंगे? जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो आपको फॉर्मूले सिखाए गए थे, वहाँ से आप वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे देखिए जैसे आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चंस में थीटा टी इक्वल टू बच्चे साइन इनवर्स, जैसे दिखाते हैं। देखिए आपको एग्जामिनेशन में क्या दिया जाएगा? आपको जैसे थीटा क्रिटिकल निकालिएगा तो ये होगा आपका साइन इनवर्स 1 अपॉन क्या आएगा बच्चे? ऐसा आएगा, या तो कुछ भी आ सकता है, जैसे आपको 1/2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो इसका तो वैल्यू आप निकाल पाइएगा ना, क्योंकि साइन वर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है? साइन वर्स बच्चे 1/2 आपका थीटा क्रिटिकल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको फॉर्मूला देगा जिसका आपको वैल्यू पता होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट जैसे हमें सिखा रहा है उसको सीखना है। आप डाटा पे ध्यान नहीं दीजिए, डाटा आपको एग्जामिनेशन में आसान करके देगा जिसका वैल्यू आप निकाल पाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे याद कैसे रखिएगा आप कि हम कौन सा ऊपर डाले इंसिडेंट रे, कौन सा रिफ्लेक्टेड रे डाले, आप कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम में ऐसे। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो नीचे में डालिएगा, जब भी आप बड़ा वाला डालिए, क्या कीजिएगा? नीचे में बड़ा वाला डालिएगा। इसके भी रीजन होंगे, क्योंकि नीचे में बड़ा वाला डालने से हमारा वैल्यू जो होगा वो 1 से छोटा आएगा, और साइन का जो रेंज होता है हमारा वो क्या होता है? वो क्या होता है बच्चे? 1 से छोटा होता है। यानी साइन को हम कैसे लिखते हैं बच्चे? आपको पढ़ा होगा आपने कि साइन एक्स को हम लिखते हैं बच्चे, या फिर सिंपली समझे साइन थीटा को लिखते हैं 1 से -1 के बीच। 1 से बड़ा कभी होना चाहिए, क्या है? 1 से बड़ा कभी नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा क्रिटिकल इक्वल टू साइन वर्स आर, एक सेकेंड बच्चे,
एन रिफ्लेक्टेड अपॉन एन इंसिडेंट है, तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा क्रिटिकल इक्वल टू एन रिफ्लेक्टेड अपॉन एन इंसिडेंट। ठीक है, अगर नीचे वाला वैल्यू को क्या करते हैं बच्चे, हम बड़ा वैल्यू डाल देते हैं। नीचे वाले में अगर बड़ा वैल्यू डाल देते हैं तो हमारा क्या होगा, ये टोटल क्वांटिटी एक से छोटा आएगा, तो जो कि सही है। अगर नीचे में क्या करते हैं, नीचे ही हम छोटा वैल्यू डाल देते हैं, ऊपर वाला बड़ा वाला वैल्यू, तो क्या हो जाएगा बच्चे, एक से ज़्यादा आ जाएगा, जो कि क्या होगा, हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस कारण से आप हमेशा याद रखिए, ट्रिक के तौर पर आप याद रखिए, सिंपली इतना कंसेप्ट नहीं जान के, लेकिन हमने आपको कंसेप्ट सिखा दिया, फिर भी आपको कंसेप्ट नहीं याद रहे तो इतना याद रखिएगा नीचे कि हमेशा नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो हम बड़ा वाला वैल्यू डालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। द रिलेशन इन टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। कहा जा रहा है कि टी और आपके एक्स में रिलेशन दिया जा रहा है, टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फा बीटा कांस्टेंट है। तो आपको एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। तो आप क्या कीजिए, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका डी टी अपॉन टी हो गया, ये क्या हो गया अल्फा इंटू 2x इंटू क्या हो गया बच्चे डी एक्स अपॉन टी, ये क्या हो गया बीटा इंटू डी एक्स अपॉन टी। टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 इक्वल टू क्या हो गया बच्चे अल्फा इंटू 2x, और आप डी एक्स अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं बच्चे, आपको पता है कि v इक्वल टू होता है डी एक्स अपॉन टी एंड ए इक्वल टू क्या होता है बच्चे डी वी अपॉन टी। तो आपको ये वाला वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप v को तो निकालिएगा ना कम से कम, तो 2x इंटू वी प्लस बीटा इंटू वी। ठीक है, 2x इंटू वी प्लस बीटा इंटू वी, ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से v का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, v को कॉमन ले लेंगे, तो v का वैल्यू क्या हो गया 1/2 अल्फा एक्स प्लस क्या हो गया बच्चे आपका बीटा, 1 + 2 अल्फा एक्स प्लस क्या हो गया बच्चे बीटा हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम इसको v को a निकालने के लिए क्या करेंगे, dv/dt कर देंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए u अपॉन v से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं u अपॉन v से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और क्या होगा फिर नीचे वाला साइड में लिखा जाएगा बगल में, और पहले वाला जो टर्म है हमारा, जैसे इसको हमने क्या किया नीचे लिख दिया टोटल, और इसको क्या किया हमने, जब यहाँ पे लिखा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा और 1 का जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे माइनस, तो इसको क्या करते हैं हटा देते हैं, इसको कोई लिखने का मतलब है ही नहीं, 0 है तो क्या लिखना उसको, तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, फिर 1 को हम पीछे करेंगे और इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बीटा का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2 अल्फा एक्स, तो क्या होगा 1 इंटू 2 अल्फा एक्स का तो 1 ही हो जाएगा। क्योंकि हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, सॉरी 1 नहीं होगा, डी एक्स अपॉन टी कर रहे हैं ना, तो डी एक्स अपॉन टी रहने देते हैं। तो ये क्या हो गया -2 अल्फा, और डी एक्स अपॉन टी का वैल्यू क्या होता है बच्चे, डी एक्स अपॉन टी का वैल्यू यहाँ से भी आपको पता है कि v होता है। ठीक है, और ये 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर है, यहाँ पे है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/v के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/v का स्क्वायर। ठीक है, क्या बच्चे 1/v का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके लिख लेते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो गया बच्चे आपका, a इक्वल टू हो गया -2 इंटू अल्फा इंटू वी का क्यूब। क्या हो गया, a इक्वल टू -2 अल्फा इंटू वी का क्यूब। ऑप्शन मैच करेंगे, 2 अल्फा इंटू वी का क्यूब, क्या हो गया 2 अल्फा इंटू वी का क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए माइनस नहीं दिया जा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, माइनस हमें ये बताता है कि ये क्या है, हमारा रिटार्डेड मोशन है, यानी डिग्रेडिंग मोशन है, यानी घट रहा है, इसका एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, रिटार्डिंग मोशन में है। ठीक है, सिंपली नेगेटिव हमें ये समझाता है। मैग्नीट्यूड को देखिए, मैग्नीट्यूड है 2 अल्फा वी क्यूब, क्या है 2 अल्फा वी क्यूब, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 सेल विच ईच हैज़ फोर्स भी, कहा जा रहा है 2 सेल हैं जिनके प्रत्येक के जो फोर्स है, यानी जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल है, कितने हैं v है, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस r है। दोनों को इंटरनल रेसिस्टेंस कितने दिया जा रहा है, r दिया जा रहा है, आर एडेड इन पैरेलल, जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है बिटवीन द इंस से और किसी रेसिस्टेंस r के साथ। ठीक है, यानी दोनों जो आपके वोल्टेज सोर्स हैं जिनका रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस r है, वो उनको किसी r वाले वोल्टेज सोर्स के साथ, कैपिटल R वाले वोल्टेज के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि द पावर गिवन टू द रेसिस्टेंस इज मैक्सिमम, यानी इन सभी रेसिस्टेंस के द्वारा जो मैक्सिमम पावर दिया जाएगा वो कितना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो फोटो बनाते हैं। देखिए चलिए, इसको क्या किया जा रहा है, ये आपका स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर है। ये स्मॉल आर कहने का मतलब क्या है, ये वोल्टेज का, यानी जो आपके v वोल्ट वाले जो रेसिस्टेंस सेल लगे हुए हैं उनके क्या है इंटरनल रेसिस्टेंस है स्मॉल आर, और इनको दोनों को क्या किया जा रहा है बच्चे, किसी कैपिटल आर वाले रेसिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि पावर जो डिसिपेट होगा, पावर जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, इन रेसिस्टेंस के द्वारा। तो याद रखिएगा कि जो कंडीशन होता है डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर के लिए, वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए कि फॉर, क्या कहते हैं बच्चे, फॉर डिलीवरिंग DELIVERING, फॉर डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए जो आपके एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो आपके कैपिटल R है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R है, वो क्या होना चाहिए बच्चे, इक्वल होना चाहिए इंटरनल
इंटरनल रेसिस्टेंस के, ठीक है, यानी स्मॉल आर वाले से। तो यहाँ तो दो स्मॉल आर है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्विवेलेंट निकालेंगे और इक्विवेलेंट निकालने के बाद क्या करेंगे, इस आर के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि दोनों रेसिस्टेंस हमारे पैरेलल में दिए जा रहे हैं, तो हमारा ये जो रेसिस्टेंस है ये दोनों ये पैरेलल में है, तो इनके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इनके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का क्या तरीका होता है बच्चे, इनके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का तरीका होता है आर स्मॉल आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चे, आपका आर का स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हो गया 2 इंटू आर हो गया, आर से आर कट गया, ये क्या होगा स्मॉल आर बाई 2 हो गया, ठीक है। और हम इस आर इक्विवेलेंट को क्या करेंगे, कैपिटल आर के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो गया हमारा स्मॉल आर बाई 2। तो यानी जब हमारा कैपिटल आर का वैल्यू यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, तो हमारा मैक्सिमम पावर देता है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस किसके बराबर है, आर बाई 2 के बराबर है। तो हमारा क्या हो गया वैल्यू, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपली आपको याद रखना है कि मैक्सिमम पावर देने के लिए किसी भी रेसिस्टेंस को उनके इक्वल होने चाहिए इंटरनल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के, ठीक है। मैक्सिमम पावर देने के लिए किसी भी रेसिस्टेंस को इक्वल होना चाहिए उनके इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के, ठीक है। दोनों इक्वल, इंटरनल और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक मैक्सिमम पावर नहीं दिया जाएगा। ये आता कहाँ से है बच्चे, ये आता कहाँ से, ये आता है आपके पावर को ही डिराइव कर, जैसे आपके पावर के पूरा फॉर्मूला लिख के उसको डिफरेंशिएट करते हैं मैक्सिमम के लिए और उसको मैक्सिमम को डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के बराबर करते हैं, तो ये कंडीशंस हमें मिलता है। तो सिंपल आपको ये कंडीशंस हम यहाँ पे डायरेक्टली बता दिए हैं कि आपको ये याद करके रखना है, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। याद करके रखना है और इसी को अप्लाई करना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए 55 वाट लैंप इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेंस लैंप विल हैव करंट। कहा जा रहा है कि एक 55 वाट का जो करंट लैंप है उसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो आपको बताना है क्या बच्चे, करंट का वैल्यू। तो आपको बताना है करंट का वैल्यू। तो ये जो 55 वाट है ये हमारा क्या है, पावर है। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो आप इससे समझिएगा कि ये पावर है हमारा, ये क्या है, वी क्या है, वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो आपको करंट बताना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है। तो आई का वैल्यू बताना है। तो आई का वैल्यू क्या होगा, पी अपॉन वी। पी का वैल्यू कितना है 55 है, वी का वैल्यू कितना है 220 है, ठीक है। और ये कितना होगा, आई का वैल्यू होगा। और आई को हम किससे लिखते हैं, एम्पियर में लिखते हैं। आई को किससे लिखते हैं बच्चे, हम आई को लिखते हैं एम्पियर में। जब इससे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आएगा 0.25 एम्पियर। क्या आएगा 0.25, सॉरी बच्चे 0.25 एम्पियर। तो आई का वैल्यू कितना आ गया 0.25 एम्पियर। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 480 ओम, 320 ओम एंड 100 ओम रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो इससे बस आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है। कहा जा रहा है कि आपको 3 रेसिस्टेंस है 480 ओम, दूसरा रेसिस्टेंस है 320 ओम, तीसरा रेसिस्टेंस है ये क्या है 100 ओम, ठीक है। तो इनके क्या करना है बच्चे, आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने हैं जब ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये सभी सीरीज में कनेक्टेड हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जब भी सीरीज में कनेक्टेड होते हैं कोई भी रेसिस्टेंस तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सिंपली सबको जोड़कर। तो पहले वाले का 480 ओम है, दूसरे वाले का 320 ओम है, तीसरे वाले का 100 ओम है। तो ये कितना हो गया बच्चे, इन सभी को जोड़ दिया हमने। तो इन सभी को जोड़ने के बाद क्या पता चला हमें 900 ओम। कैसे होगा, देखिए 4 3 7 और 8 और 80 और 20 कितना हो गया 9, यानी 900 कह रहे हैं, सॉरी 900। क्या हो गया बच्चे 900, ठीक है। सॉरी मैच नहीं कर रहा है, चलिए 900, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है आपको, सिंपल यही आपको कहा दिया था कि पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या करते हैं आप, सिंपली इसको क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट को निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे देखिए 1/r इक्विवेलेंट लिखते हैं और इसको लिखते हैं 1 अपॉन क्या लिखते हैं बच्चे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 अप टू कहाँ तक, n तक। और इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं उलट देते हैं, यानी रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उसका आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीरीज में कहा जा रहा है तो सिंपली इसको हम जोड़ देंगे। समझ में आ गया। तो ये कुछ बच्चे आपके 10 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन सभी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जितने कंसेप्ट सिखाते जा रहे हैं उन सभी को सीखते चलिएगा। और कुछ आपको बता दें बच्चे हम कि यहाँ पे जितने भी आपको बताए जा रहे हैं तो उनको आप स्किप करके बिल्कुल नहीं दिखिएगा, एकदम पूरा लाइन बाय लाइन दिखिएगा। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन को नहीं बता के भाग रहे हैं बच्चे, आपको उसके रिगार्डिंग जितने कंसेप्ट छुपे हुए हैं और उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको भी हम बताते चल रहे हैं। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं और वीडियो देखने के लिए बच्चे आपको धन्यवाद बोलेंगे। आपको ये भी बोलेंगे कि आप मेहनत कीजिए, बस मेहनत कीजिए, आपके एग्जामिनेशन नज़दीक आ चुके हैं। जितना मेहनत करके जाइएगा एग्जामिनेशन में वो उतना ही आपको हेल्प पड़ेगा। तो चलिए बच्चे यहीं तक रखते हैं वीडियो को। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।